आदरणीय दर्शकों, आप सबको प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको ले चलूँगा रोहतक के सीनियर सिटीजन क्लब में, जहां मैं वहां के प्रधान चौधरी सूरजमल जी मलिक से बात करूंगा उनके जीवन के बारे में और क्लब के उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में। चलिए, सीनियर सिटीजन्स क्लब रोहतक। मैं सीनियर सिटीजन क्लब रोहतक के मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऊपर ये नेम लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसमें चारों तरफ जो है ना सीनियर सिटीजन जो वृद्ध आदमी हैं वो कोई ताश खेल रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, घरेलू चिंताओं और सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर के यहाँ आए हुए हैं। अब मैं अंदर चलता हूँ जहाँ पर के क्लब के प्रधान श्री सूरजमल जी मलिक जी वहाँ बैठे हैं, उनसे बात करूँगा इसके बारे में। चलिए अंदर। आदरणीय दर्शकों, बहनों और भाइयों, आपका प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से सादर नमस्कार। सीनियर सिटीजन्स आर द एसेट ऑफ ए नेशन। वरिष्ठ नागरिक एक राष्ट्र की धरोहर होते हैं, इसलिए उनको सम्मानित भी किया जाता रहना चाहिए और वे सम्मान के पात्र हैं। आज भारत जो विकसित देश बना हुआ है, ये इन वरिष्ठ नागरिकों की मेहनत के कारण बना हुआ है, इसलिए इनको हम सलाम करते हैं। और यहाँ हमारे रोहतक में एक सीनियर सिटीजन क्लब है, उसमें मैं आया हुआ हूँ और मेरे साथ बैठे हैं क्लब के प्रधान श्री क्या नाम उसका, सूरजमल मलिक जी हैं। इनसे मैं जानूंगा कि इनके जीवन नमस्कार की इनके जीवन के बारे में और इस संस्था के बारे में और हमारे समाज की जो वृद्धाश्रम की समस्या है या वृद्धों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सूरजमल जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। आपको नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये मलिक साहब ये बताएं कि आपका जो थोड़ा अपना जीवन का परिचय दें। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, किन किन पदों पर कार्य किया? यस। मैं गांव छिछाना मेरा गांव है। यस यस। और मैं किसान परिवार में पैदा हुआ। यस यस। और बचपन में मेरी माता जी गुजरती थी। यस। मैं जब दूसरी में ही था। यस यस। तो बड़ी उनसे पिताजी थे, वो किसान थे। यस यस। उनकी हेल्प के लिए भी चाहिए, तो पहले तो हाथ से ही सारा काम होता था। यस यस। हो गया तो उनके साथ भी आप बताते रहे, फिर भी एजुकेशन में भी हम अपने। आपके पिताजी का क्या नाम था जी? श्री सूरज सिंह मलिक। श्री सूरज सिंह मलिक। यस। तो हम आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बहन भाई थे, जिसमें बड़े भाई डॉक्टर दिलेर सिंह मलिक हैं। यस। वो एनिमल हस्बेंड्री से रिटायर हैं। यस। हमारा में वो स्टेबलिस्ट है। यस यस। मैं पहले 8वीं तक गांव में शिक्षा प्राप्त की, फिर हरियाणा में। यस। हरियाणा पब्लिक स्कूल से 10वीं की। यस यस। रोहतक से? गोहाना से। यस। उसके बाद हम यहाँ श्री छोटूराम पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर डिप्लोमा किया शिवर से। यस यस। और डिप्लोमा करते ही अगले ही साल हम सिंचाई विभाग में एज ए जूनियर इंजीनियर। यस। दादरी पोस्टिंग हुई आपकी? दादरी पोस्टिंग हुई। वो रिमोट एरिया उस टाइम भी। तो मेरे ज्वाला नेहरू कैनाल का जो प्रोजेक्ट था उसमें मेरे को ड्यूटी दी गई। यस यस। जिसमें मैं मैनेजर तालाब ड्यूटी थी और अब जो नाली फीडर है यस यस। उसके ऊपर हमने काम किया, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर में काम। यस यस। फिर रेगुलर 2 साल के बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट मेरी गुड़गांव में होगी। वो जेई के पद पर हुई? जेई रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी। पहले लोग थे। यस यस। तो वहाँ पर हमें मेवात, गुड़गांव जिले की मेवात एरिया में यस। सब डिवीजन मिला। यस यस। वहाँ पर रहते हुए वहाँ फ्लड का ज़्यादा जोर था। यस। तो ड्रेनेज सिस्टम हम मजबूत था, नहर कैनाल का कम था। यस। तो पहले ड्रेनेज सिस्टम में रहे। यस। और उदीना डाइवर्सन ड्रेन बहुत बड़ी ड्रेन है जो
हमारे यूडीडी सर्कल यूडीडी कैनाल से होते हुए हम वहाँ यमुना को पानी जाता है। यस यस। तो मैं वहाँ फिर इसके बाद में वहाँ रनिंग भी थी, जो गाँव कैनाल और राजस्थान लाइन को पानी देती वहाँ तो जेई के पद पर कितने साल तक रहे मलिक साहब? जेई के 34 साल में जेई के पद पर रहा। यस। उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ, डिपार्टमेंटल प्रमोशन? डिपार्टमेंटली प्रमोशन हुआ और फिर मैं एसडीओ से रिटायर हुआ। ना एसडीओ की पहली अपॉइंटमेंट कहाँ हुई आपकी? रोहतक मैं रोहतक गए जेई फलोई हफ्ते में। यस। यहाँ बालों सब डिवीजन में कैनाल स्टाफ है। यस। चौधरी भूपेंद्र सिंह गाजी सीएम थे। यस। उस टाइम मेरी मैंने वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई और मैंने वहाँ 10 साल तक वहाँ काम किया। Yes. तो वहीं प्रमोशन हुई और उसी डिवीजन से मैं कलानौर सब डिवीजन से रिटायर एसडीओ के रूप में? एसडीओ। और उसके बाद का जीवन कैसा रहा आपका एसडीओ के बाद का? एसडीओ रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ने मेरी सेवाओं को देखते हुए 1 साल मेरे को रीएम्प्लॉयमेंट दिया कलानौर में एज ए सब डिवीजन इंजीनियर। यस यस। और उसके बाद मैं यहाँ क्लब सीनियर सिटीजन क्लब था। यहाँ पता लगा मैं बुजुर्गों में मेरी बचपन से आदत है बुजुर्गों में बैठने की। यस। और मैं वहाँ फिर यहाँ आना शुरू कर दिया। तो मलिक साहब ये सरकारी संस्था है? ये सरकारी संस्था है। चौधरी भूपेंद्र सिंह गाजी में ये 2008 में नौकरी इसका फाउंडेशन हुआ था, 2010 से चालू है। यस। और उसके पहले सेक्रेटरी थे वो प्रकाश सिंह गाजी थे। यस यस यस। 2023 में उनके रिजाइन के बाद भाईचारा ने मेरे को ये पद सौंपा और सर्वसम्मति के पद दिया पता हो गया। तो यहाँ क्या हुआ मैंने इनको ऑफर किया बाद में सर्वसम्मति से भाइयों की सेवा कर सकता हूँ। अगर कोई इलेक्शन होता है मैं कोई इलेक्शन में नहीं जाऊँगा। यस यस। क्योंकि मैं अपने मैक में भी हमेशा सर्वसम्मति से कोई काम मेरे को दिया तो अपने समाज समर्थन के अनुसार मैंने काम किया। तो यहाँ सभी बुजुर्गों ने मेरे को सर्वसम्मति से चुना। तो ये कितने वर्ष हो गए मलिक साहब आपको यहाँ? अब 2.5 साल हो गए मैं एडिशनल सेक्रेटरी। और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ मेरे को एक सीख दी भाई यहाँ एक भाईचारा बना के रखना है। यस। शांति रखनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है। यस। तो हमारे खाप के थे चौधरी स्वर्गीय चौधरी शिवधन जी यहाँ के मेंबर थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। यस। तो प्रताप सिंह को मेरे दोनों को उससे हमें भरपूर कोशिश से यहाँ शांति स्थापित हुई। तो ये मलिक साहब यहाँ तो एक सीनियर सिटीजन क्लब है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों की ये डे केयर सेंटर है। यस यस। इसका ये है कि बुजुर्गों की यहाँ देखभाल भी हो। यस। और उनकी सुख सुविधाओं का भी हो। यस। तो उस चक्कर में जब मैं आया यहाँ हमने पहले मीटिंग करके डी साहब को बुलाया था। यस यस। जो डॉक्टर यशपाल यादव जी हैं। यस। ये यहाँ आए, उनको हमने अपनी समस्याएं बताई। यस यस। आध घंटे के अंदर ही Yes. मेरे पास फोन आता है जी आपका सामान क्या क्या है वो कहाँ मिलोगे आप। यस यस। तो मैंने कहा अभी तो हम आध घंटा ही हुआ ऐसी हमने उपायुक्त को जाए भी है। यस यस। बोला जो उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया था आपकी डिमांड थी वो वर्ष पर भेज दी गई पूरा। Yes. पड़ोसी तरफ से यहाँ लगभग सारा सामान जिसमें बहुत बड़ी मतलब है। हाँ, पहली बार क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। हम सामाजिक चिंतन। उन्होंने यहाँ एक वो बात की मैं अगर उपायुक्त होते हूँ तो मैं अपनी दादी के आशीर्वाद से यस यस। मेरे धार्मिक और संस्कार से जुड़े परिवार से है और हमें भी उन्होंने ये शिक्षा दी। तो हम उसके बाद यहाँ 5 AC एक पहले AC था। यस यस। यहाँ लोगों भी सवाल बहुत सारा दिया। यस। तो हमें जितनी डिमांड थी सब ये सब कर दी। यस। तो हम उनका आभार व्यक्त किया उनको वहाँ। यस। हमें सम्मानित करके लिया Yes. उनको। यस। उसके बाद एक यहाँ सिराज मशीन थी बुढ़ों के लिए वो जरूरी थी तो हमने
प्रशासन से मिले, प्रशासन को कहा ये हमें चाहिए, तो प्रशासन क्या कौन सी मशीन बताई? ये सिराजी मशीन, फिजियोथेरेपी की मशीन, अच्छा। वो भी चालू है? वो चालू है। 2.5 लाख रुपए की थी, जो उपायुक्त महोदय ने हमें उपलब्ध कराई। फिर यहाँ पर क्या था कि अगर इतना इलेक्ट्रिक लोड हो गया तो यहाँ 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम था, उससे यह काम नहीं चला। यहाँ का केवल बजट 3,80,000 है। उसमें चौकीदार की तनख्वाह, अखबार का खर्चा, बिजली का खर्चा, यही पूरे ना हो पाए। तो ये जो है बजट है हरियाणा सरकार देती है? हरियाणा सरकार देती है और थ्रू आउट हरियाणा में यही बजट है। और ये जब 2010 में ये चालू है, जब का है, अब आज 15 साल हो गए, तो हमने कई बार सरकार से मिले, उनसे भेजी, मुख्यमंत्री को भेजी, डिमांड डिटेल भेजी हमें यहाँ भैया कम से कम कितना बजट होना चाहिए। तो उसमें हमें बताया ये तो एक थ्रू आउट हरियाणा का होना, एक आपका नहीं होना था। यहाँ शेयर से इसमें करेंगे। यहाँ लगभग 500 सदस्य इसके मेंबर हैं। प्रेजेंटली 500 है। 500 सदस्य हैं, जिसमें लगभग 100 के करीब, 100 के करीब प्रतिदिन आते हैं। अच्छा मलिक साहब, यहाँ कोई कैंप भी लगाते हो स्वास्थ्य के बारे में? यहाँ हर महीने 1.5 महीने 15 दिन में कोई प्राइवेट डॉक्टर जो हैं उनसे मिल करके हमें यहाँ लगभग हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं। लगभग महीने में हो जाता है एक बार। जो तो अभी 21 तारीख को पुराना आई सेंटर पोजिट्रॉन का भी आज अभी डॉक्टर का फोन आया था, हम आपको कैंप करवा देंगे। ठीक है। और सैटरडे रोज गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ डॉक्टर आते हैं। हर शनिवार को आते हैं? हर शनिवार को। मेरे गाँव में यहाँ बड़ी शांति है और तो मतलब संतोष भाव है। और मैक्सिमम यहाँ जैसे हमारे जिसने टीवी देखना है, टीवी की सुविधा भी है। टीवी की सुविधा है, अपनी लाइब्रेरी है। किसी भाई ने स्वाद आएगा अखबार आते हैं 5-6, उसमें अखबार भी। तो जो भाई आराम करना चाहे उनको यहाँ आराम करने की भी सुविधा है। यहाँ लगभग बुजुर्ग आते हैं आप ये खाली टाइम में पास करने के लिए सबसे बोलते हैं। हाँ, संसार की परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर के यहाँ रहते हैं। हाँ, पास भी खेलते हैं। यहाँ प्लेइंग कार्ड का ध्यान तो जो खाली टाइम में है वो ये काम करते हैं। और हमारे यहाँ वैसे कीर्तन भी करते थे, बड़े बुद्धिजीवी यहाँ। तो हमारे मेंबर बड़े डॉक्टर भी हैं। कभी मतलब डायलॉग भी करते हो, वार्तालाप भी होती है? वार्तालाप तो हमारे यहाँ एक किस्म से अपने आप ही बुजुर्गों के अपने सोच के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से ताश खेलते हैं, पढ़ने पढ़ते हैं, आराम करने आराम भी कर लेते हैं। और शाम को डिस्कशन भी होता रहता है देश की समस्याओं के इनके बारे में सब अपन आदान प्रदान हर रोज करते हैं। मलिक साहब, आप देख रहे हो आज कल हमारे देश में वृद्धाश्रम बहुत चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या मानते हो आप? वृद्धाश्रम में बहुत पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं और संपन्न परिवारों के लोग भी जाते हैं, तो उसमें आप क्या मानते हो, कैसे है ये, क्यों हो रहा है हमारे समाज में? हाँ, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न था। मैं खापों में भी 1-2 बार गया हूँ। और ये चिंतन खापों में भी किया ये कैसे किया जाए, और सारे समाज में ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें मुख्य तो हमारी पीढ़ी की ही जिम्मेवारी थी जो हमने पूरी नहीं निभाई, क्योंकि हमारी पीढ़ी ऐसी थी जो संघर्ष करके आए। क्योंकि पहले सुविधाएं नहीं थी, बड़ी मेहनत से करी, तो मेहनत करने के चक्कर में हम अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाए। और पढ़ाई तो हमने करवाई, क्योंकि पढ़ाई के प्रति सजग थे, लेकिन उनको कैसे जीना चाहिए तो हम संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार नहीं दे पाए, तो इसीलिए मतलब फिर पढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चों का भी
देखो समाज है तो अकेला किसी का होता नहीं, तो सारी एक जैसा है। तो उसमें ये कुछ गैप पीढ़ी की वजह से जनरेशन गैप है, तो इसमें बुजुर्गों को आपको ये सलाह दे रहे हैं, यहाँ बैठ के डिस्कस भी करते हैं। बच्चों को ज़्यादा आप ये मत सोचो कि हम ही सब कुछ, वो भी आज बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन क्या करते हैं हम उनको थोड़ा टाइट कर देते हैं। हमारे समाज में ये है कि अपने विचार खोते हैं। हाँ, कितना हम ये सोचते ना हम सही है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है और एक दो समस्या और ज़्यादा है जो चिंताजनक है। हम पढ़ते थे बचपन में, जब कहते थे बस विज्ञान का भी हिसाब है क्या होता है, ये हम प्रस्ताव तो विज्ञान वरदान है अगर हम उसका सदुपयोग करें। दोनों ही चीजें मेरा कहना अगर भी है, उसका सदुपयोग ना हो पा कुछ तो बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। तो आज के दिन ना हमारे शुद्ध हवा दे पाए, कि हमने अपनी क्रांति में, औद्योगिक क्रांति में इस विषय पर अब जाकर जोर होया है। जब ये पता लग गया हमने तो गलती कर दी। विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण के उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उनको संरक्षण करते हुए विकास करना चाहिए। तो और ये मलिक साहब, ये जो युवा है आजकल, जो हम वृद्धाश्रम में मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, मैंने गया कई जगह था, तो ज़्यादा तो देखा मैंने सिर्फ 2 आदमी मिलते हैं वहाँ, एक आदमी एक किसी और, बच्चे कहीं इंग्लैंड कहीं अमेरिका ये गए हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है, इसमें मेरा ख्याल है बुजुर्ग भी कुछ सहायक दोषी, उनकी परेशानी बढ़ रही है, और कुछ युवा वर्ग की भी मेरा ख्याल है इसमें दोष है। मेरा ख्याल है, आपका क्या विचार इसके बारे में? क्योंकि हम ये सोचते थे विदेश में सुविधाएं हैं, क्यों सुविधाएं हैं, वहाँ जनसंख्या विस्फोट नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट से पैदा हुई, कि इससे सारे संसाधनों पर जो दबाव पड़ा है। विदेश में ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ हम उनकी चकाचौंध में हम बच्चों को बता दे विदेश में वो ऐसे करते इतनी तनख्वाह मिलती है, तो उस चक्कर में बच्चे पढ़ लिख करके सारे विदेश चले गए। तो ये तो हमारे संसाधन है, जैसा कि आप बता रहे थे, ये संसाधन जो ना वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संसाधन का दुरुपयोग भी हो रहा है। जो सत्ताधारी आदमी हैं, जो ताकतवर आदमी हैं, ज़्यादातर संसाधन का प्रयोग वो करते हैं, और समाज का तो बहुत बड़ा वर्ग है वो इनसे वंचित रह जाता है। कुछ ऐसा नहीं लगता है आपको? एक कड़वी सच्चाई है। यस, हमारी राजनीति में यस, पहले तो फिर भी था, अब मैं देख रहा हूँ कि हम अपना सोचने में ज़्यादा विश्वास करें, देश के बारे में बाद में सोचें। तो इस चक्कर में भी हमारे संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। मैं ऐसे विभाग में था, यहाँ कंस्ट्रक्शन कार्य विकास में धुरी है, PWD इवेंट है वो तीनों में, तो उनमें भी जहाँ भी राजनीति का हस्तक्षेप हुआ तो वही नुकसान हुआ। आपका इसका उदाहरण देता हूँ। जब मैंने पुरानी जो नहरें निकाली, वो अपनी काबिलियत से, अपने महकमे के ज्ञान से उससे निकाली, वो आधी नहर नहीं चलती तो भी ट्रेन पर पानी जाता, और उसके बाद वो कच्ची नहरें थी, अब उनको पक्का भी कर दिया, सीमेंट नहीं हो पाई, फिर भी तेल फिर नहीं हो रही। इसमें राजनीति के हस्तक्षेप मानते हो आप ज़्यादा? तो हमारे एक, मैं आपको बताऊँ, हमारा एक अधिवेशन था जूनियर इंजीनियर का, वहाँ मुख्यमंत्री थे चौधरी बनीलाल जी। तो वहाँ को एक क्वेश्चन आ गया, तो हमारे मेरा पब्लिक हेल्थ से सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने वहाँ स्टेज पर ही उनको जवाब दिया, जी हाँ, हर नहर के ऊपर 1 महीने के अंदर तेल पर पानी देंगे। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, हमें खुल आप दे दीजिए, मैं 5,000 आदमियों की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ, 1 महीने के अंदर कोई ऐसी नहर नहीं होती तेल पर पानी। आजकल ये जो राजनीति है,
ये कोई 20-30-40 साल पहले राजनीति सिद्धांतों पर आधारित होती थी, लेकिन आज सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, केवल वोट कैचिंग निर्णय लेते हैं राजनेता। कुछ ऐसा आप कैसा महसूस करते हो आप इसके बारे में? ये बिल्कुल सही बात है। यस। और पहले यस। जैसे चौधरी सिंह जी थे, यस। उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया। यस। तो उनके बाद बात आई आप इनके इंदिरा जी के जितने केस वापस ले लीजिए तो हम आपको समर्थन देंगे। उन्होंने समर्थन नहीं दिया, भले वो कानून अपना काम करेगा। तो वैसे समर्थन आप देश के हित में लेना चाहते हैं, नहीं तो मैं तो उन्होंने उनका रिजाइन करना पड़ा, अपना रिजाइन कर दिया, डिजोल्व करवा दी। लेकिन अपनी सत्ता के रूप में तो सिद्धांत से ये थे लोग पहले। आज ऐसा नहीं लगता मुझे। आज तो फिर ये 15-5 भी हो रही कुछ ऐसी। 15-5 क्या, ये राजनीति ये नहीं कि एक पक्ष विपक्ष ये सब एक जैसे। यस। वो तो यूँ है, पहले क्या था, राजनीति करते थे, अगर मैं देश की सेवा करूँ, मेरा देश डेवलप हो, या मैं थोड़ा ये हो भैया अपनी समाज में सकता है, इस तरह से थी। अपनी मान सम्मान के लिए थी। पहले वोट भी ऐसे था जिसकी हाँ बदली भर ली, दोबारा अगर नहीं बनने उनकी देनी है, वो यहाँ वाली जवान थी। तो आज क्या है, हर आदमी ये सोचता है इसको साधन वैसा बना दिया, सेवा का साधन ना होकर के दूसरा साधन, कमाई का साधन बना दिया, स्वार्थ। तो उसमें फिर अगर ये लोभ आ जाएगा तो आपने फिर तो सिद्धांत तो टूट ही जाएंगे। पहला ये है कि लोभ आते सिद्धांत टूट जाए, सिद्धांत टूटते लोभ आए। अच्छा मलिक साहब, एक आजकल आप देख रहे हो तो युवा वर्ग है हमारा, विशेषकर ग्रामीण समाज में, वो भटका हुआ है, वो नशे में फंसा हुआ है, डाके में फंसा हुआ है और रंगों में फंसा हुआ है। उनको इसे प्रॉपर चैनल में लाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे ताकि वो ये मेन स्ट्रीम आ जाए समाज के में? वो मैं आपको पहले बताई कि खाप की मैं मीटिंग में गया था। यस। तो वहाँ पर ये प्रश्न था, तो मैंने ये कहा कि हम पहले सबसे पहले स्कूलों में जाए। यस। और अपने बच्चों को ये बताएं आगे जीवन कैसे जीना चाहिए। यस। ना कि एक बार इधर पढ़ो, नंबर लो और आगे नौकरी लो, इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। तो उनको हम ये बताएं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। पैसा जरूरी है ये तो मान लिया, लेकिन वो आवश्यकता जितना ही जरूरी है उससे आगे कुछ नहीं है। तो उस चक्कर में वहाँ सुझाव दिया सभी ने कहा भाई ये बिल्कुल से वहाँ ये खाप है, जितनी गाँव में भी जाती थी स्कूलों में भी जाए, बच्चों को बताया, सभी को बताया भाई अगर हम ईमानदारी से जीवन जिए खुश रहेंगे, ईमानदारी से जीवन नहीं जिएंगे टेंशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे और जीवन की खराब किया जाएगा। युवाओं का में गाँव में इसलिए उनको ये सब बात दिखा गया है। हम जैसे जो मध्यम परिवार या छोटे परिवार पढ़ लिखे वो आगे उनको देख कर गाँव वालों सोचते को ये इतने करते हैं हम रहेंगे, ये बेरोजगारी तो हो ही गई। और कुछ हमारे युवा खेती की तरफ रुझान नहीं रहा, क्यों रुझान नहीं रहा? जोत भी छोटी होगी। हाँ, उसके कई कारण हैं, जोत तो छोटी बिल्कुल होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मेहनत मशीनों से कहीं हुआ है, मेहनत भी करना छोड़ दिए। तो अब तो सुविधाएं चाहने लगे बच्चे, अब वो बच्चा ये करे हम अभी ऐसे वो क्या करे, हमारे जो बुजुर्गों की धरोहर थी उनको गुड़ करना शुरू कर दिया। क्यों सर, उन्होंने अपनी सुविधाओं में कमी नहीं की। और सरकार से जितने भी ये सहायता डेवलपमेंट के लिए डेयरी का लोन, खेती का ट्यूबवेल का लोन ये था, उसमें क्या करते हो लोन किसी का लेते हैं, किस चीज़ का उस चीज़ को प्रयोग करते हैं, वो इधर अपने उसका नुकसान डबल हो गया, संसाधन भी खराब हो गया, उनको भी खराब हो गया। अच्छा मलिक साहब, शिक्षा का स्तर आपने देखा हुआ, आप भी पढ़े हो गए, जीवन में देखा हमने भी, मैं मेरी 80 साल की आयु चल रही है, मैंने काफ़ी लंबे समय तक शिक्षा विभाग में अध्ययन करवाया। तो आज की शिक्षा में और जो 20-25-30 साल पहले शिक्षा है उसमें कुछ गिरावट आ रही है, कुछ महसूस करते हो आप? देखो हमारा अध्यापक भगवान के बाद दूसरा माना जाता है। तभी तो एक कहा है विद्वान ने
टीचर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हाँ, ए टीचर कैन मेक और मार द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। मैं आपको एक राष्ट्र के भाग्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मैं आपको बताऊँ, मेरा बचपन से ये थी, या तो मैं अध्यापक बनूँ यस या मैं डॉक्टर हूँ। यस मैं दोनों फील्ड में नहीं जा पाया, या आर्मी में। यस आर्मी का मैं ये बताऊँ, जब मैं कॉलेज में था यहाँ, तो एक तरफ हमारा ऑल इंडिया टूर था। उसमें बच्चों में ऑल इंडिया टूर का इतना वो था ना, सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना चाहते थे। यस लेकिन उन्हीं दिनों हमारा एनसीसी कैंप लग गया। यस कैंप जरूरी था। Yes. तो मैंने उसको छोड़ कर कैंप किया। यस तो मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर। ये सी सर्टिफिकेट जी आगे हाईएस्ट सर्टिफिकेट हाँ, कॉलेज में सी का आए तो Yes. लेकिन मैं इन तीनों में नहीं जा पाया। यस तो मेरी मिसेज आपके शिक्षा विभाग में नहीं है। यस उनकी रिटायरमेंट में मैंने ये अपना अफसोस जाहिर तो किया। Yes. लेकिन माँ बाप 50% मैं साझेदार कर रहा है एजुकेशन में, क्योंकि मेरी मिसेज टीचर थी, तो इस लिहाज से अच्छा मलिक साहब, इस विभाग में आप आए, इसमें आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई आपके परिवार का आदमी था जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि इस विभाग में जाओ आप, या कोई और कारण रहा है? मेरे बड़े भाई यस वो एनिमल हस्बेंड से लिए यस लगे थे। यस उनकी देख रेख में हम सभी भाई बहन यस बड़े तो वे प्रेरणा स्रोत रही आपके प्रेरणा स्रोत आज भी है। आज भी उनको तो उन्होंने मेरे रिटायरमेंट में एक बात कही थी, यस अगर भगवान मेरे को जन्म दे दे, मेरे को लक्ष्मी जैसे भाई, यस क्योंकि इन्होंने कभी मेरे को जो कह दिया Okay. हाँ हाँ किया, वो ये लिखा, उनको प्रतिक्रिया था। यस तो मैं वो बड़ी द्रोह मानता हूँ अपने बुजुर्ग, अपने बड़े भाई की, जिन्हें महाराज को इतना हो दिया। तो पहले इतना एक छोटे बड़ा बहुत सम्मान था, बहुत सम्मान था। तो बड़े के सामने बोलते भी नहीं थे। अच्छा मलिक साहब, मेरा एक यूट्यूब चैनल है एक्सिकल के नाम से। उस समय बड़े बड़े विद्वानों के, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डॉक्टर्स के, आप जैसे विद्वानों के इंटरव्यू लेकर के डालता रहता हूँ। तो वे इसको कुछ कम लोग देख पाते हैं, बुजुर्ग आदमी देखते हैं, जवान तबका नहीं देखता। और मैं चाहता हूँ कि जवान तबका इनको देख के प्रेरणा लेकर के वो भी आगे बढ़े। तो मेरे जो यूट्यूबर हैं, फॉलोअर हैं इस चैनल में, उनको क्या संदेश दोगे जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं? क्या कहोगे उनको आप? आप तो ये कहेंगे, बस जो इस तरह की यूट्यूब चल रही है, जो समाज में सुधार का काम कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम बहुत देखना चाहिए। कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इससे दूर भी नहीं रह सकते। बच्चे क्या है, बच्चे दूसरे टाइप के जो चैनल है उनको देखते रहते हैं। असली चैनल्स को असली भी नहीं, तो वो असली भी ज़्यादा लोग वो जो जवानी के बच्चे के हैं यूट्यूब चैनल उनको देखते हैं। बुजुर्गों के चैनल में तो उनको कम रुचि है। मैं आपको बता दूँ ये एजुकेशन के बारे में, तो मैं जब मेवात में था, रिमोट एरिया था, तो नेशनल लिटरेसी मिशन के तहत हम ADC ने हमें प्रेरणा ये दी, आप यहाँ में काम करो। तो मैं नेट में से अपनी छुट्टी लेकर के एक महीने में सारे ब्लॉक में सब उपमंडल में हम घूमे, हर गाँव में। एक दिन में 10 गाँव करते थे। लिटरेरी मिशन के तहत हाँ, नेशनल लिटरेसी स्वयं सेवी अपने मेट में से ऑन ड्यूटी लिखे हुए, और हम अपनी कुछ से प्रशासन ने दिया, कुछ आपस में भी हमने करा। और हर बड़े गांव में 10वां गांव में हम रात में वहाँ पर जाते थे। और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमने 2 लड़कियों इनफॉर्मल स्कूल खोले। हाँ, लड़कियों के एजुकेशन में हुआ, कुछ धार्मिक डाले, कुछ वैसे पिछड़ा एरिया डाले, कुछ ऐसे बहुत कम कुछ, जिसमें तो एक हमने उसमें खोला अपने जो मरहूम यासीन खान जी थे, उस एरिया के चौधरी, और सामाजिक जो छोटराम के साथ जिनका वो था समकक्ष थे, उनके वो खोला एक लिटरेरी गाँव। 2 लड़कियों स्कूल खुलवाए जो कई साल तक चलते रहे। अच्छा मलिक साहब, एक है आजकल आप देख रहे हो कि अच्छाई का प्रभाव समाज पर कम पड़ रहा है, बुराई कुछ ज़्यादा तेज गति से फैल रही है। इसका क्या कारण मानते हो आप?
और ये शुरू से है भाई अच्छाई दो कोस चलती है, बुराई सौ कोस चलती है, ये Yes. काफी कहावत है। कहावत है। कहावत का मतलब ये है कि हम अच्छाई में थोड़ी मेहनत लगती है, बुराई में लगती है। जैसे अपने यूरोप का कल्चर है, यस हमने उनकी अच्छाई तो ली नहीं, यस लेकिन उनके अब खबरें हो गई। हम किसी दिन के ना रहे इसी दिन के नाम वहाँ अच्छाई के ये नहीं, अच्छाई ना, अच्छाई भी बहुत है वहाँ। पहले अच्छाई तो ये है कि वो बुरी मानता है। यस तो इस वजह से तो अच्छाई थोड़ी दूर चलती है, तो बुराई बहुत दूर का। तो बुराई को रोकने के लिए हमने एक तो टोकना बंद कर दिया। पहले तो कोई भी था, हर आदमी बुराई को कह देता, टोक देते थे। आप इसको छोड़ के निकल जाते, घोड़े निकल। यस हाँ, तो मैं आपको एजुकेशन के बारे में ये बताऊँ। यस केरला में टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया था, केरला एंड अदर स्टेट्स, यस जिसमें से हरियाणा से 2 टीम गई थी, एक मेवात से, एक बाकी हरियाणा से। यस हरियाणा की 2 टीम गई, उसका मैं एज ए कंप्लीट भेजा गया। Yes. के नाम में टीचर था, स्टूडेंट था। Yes. के उस रिलेशन टेस्ट मिशन के तहत हम काम किया था। Yes. तो हमने ये समझा, मैंने वहाँ जाकर देखा। यस फिर मैं हम अर्नाकुलम के साथ रहते हुए खरीद एक छोटा गाँव है, उसमें गए थे। वहाँ Yes. एक हफ्ता रहे। Yes. तो वहाँ उन लोगों की यस हमने ये पाया कि वो मेहनती बहुत है, Yes. शिक्षा प्रति समर्पित है। Yes. और उन्होंने ये जो खेल खेल में शिक्षा का था, उन्होंने दिया है। यस वैसे वहाँ स्कूल में करते थे, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देंगे। उन दिनों 91 की बात है। यस तो उनसे हम, जबकि केरला सबसे शिक्षित राज्य है, तो अब वहाँ से ये प्रेरणा लेकर आए थे, इसलिए मेरा हमने जो स्कूल भी खोले और बच्चों को दिया। तो यहाँ हम कहते थे शिक्षा के रैंक में चाहे चीन जाना पड़े, ये अरब की वो थी। शिक्षा नेल्सन मंडेला थे जो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, वो 26-27 साल तक जेल में रहे। हाँ। उसके बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। हाँ। वो एक बात कहा थे मलिक साहब कि इस दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। हाँ। इसलिए शिक्षा को ज़्यादा फैलाओ, और अगर किसी देश को बिगाड़ना खत्म करना है तो उसकी शिक्षा बदल कर अपने आप खत्म हो गया। जैसे आजकल हम सुनते भी हैं मेघालय ने ही हमारी शिक्षा का किया, जबकि मेघालय ने यही बताया गया मित्र है, Yes. अब वो यहाँ से दिल्ली से चल के दक्षिण तक चला गया, उसको कोई भिखारी नहीं मिला। यस यस और किसी घर का ताला लगा हुआ नहीं मिला। यस यस मतलब आप ये देखो, और वो फिर क्या टाई बेल्ट लगा के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में हम क्यों भेज देते हैं, शिक्षा कम है, उनको दिखावा ज़्यादा है। यस कहीं वो कल्चरल प्रोग्राम में नाम दे, कभी डांस सिखा दिया, कभी सिखा दिया, लेकिन असली शिक्षा कम है। अच्छा मलिक साहब, आपने मेरे को बहुत अच्छी जानकारी दी, मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स को। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो